एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिमरन वॉल। और ये वीडियो क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए है। बच्चा, ये आपके हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है रूलिंग द कंट्री साइड। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगी कि आप अपनी पेंसिल साथ में लेके बैठिए, क्योंकि जब आप अपनी पेंसिल साथ में लेके बैठेंगे, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलती चलूँगी आप उसको अंडरलाइन करते चलेंगे। दिस बिकम ईजी फॉर यू पीपल ओनली, कि जब आप अपनी बुक को खोलो तो जो चीज़ अंडरलाइन की हो यू केम टू नो दैट कि वो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप अपनी पेंसिल साथ में लेके बैठा करिए जब भी आप वीडियो देखते हैं या फिर जब भी समझते हैं किसी भी चीज़ को, तो पेंसिल साथ में लेके बैठा करिए कि आप उसको अंडरलाइन कर लें, ताकि जब आप अपनी बुक खोलते हैं तो आपको पता लग जाए कि जिस चीज़ को आपने अंडरलाइन किया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि बीच बीच में से क्वेश्चंस 1 मार्कर्स में काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो इसीलिए आपको अपनी पेंसिल साथ में लेके बैठनी चाहिए। तो फटाफट से पेंसिल ले लीजिए, फिर हम अपना चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो फिगर 1 है उसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या बताया गया है। वो ही जो है हम इस टॉपिक की जो फर्स्ट टॉपिक है द कंपनी बिकेम द दीवान, उसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये इंसान कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो है ये क्या कर रहे हैं, जो मुगल के रूलर हैं उनसे दीवानी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि इंग्लिश लोग और जो इंडियंस लोग हैं वो भी मौजूद हैं। तो 12 अगस्त 1765 में जो मुगल एम्परर थे उन्होंने इंग्लिश के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, सॉरी, जिसको हम कह सकते हैं रॉबर्ट क्लाइव को, उन्होंने अपॉइंट किया एज अ दीवान ऑफ द बंगाल। डेट याद रखिएगा, अंडरलाइन दिस डेट, 12 अगस्त 1765 में उन्होंने क्या किया, मुगल एम्परर ने ईस्ट इंडियन कंपनी विच मीन्स द रॉबर्ट क्लाइव को अपॉइंट किया एज द दीवान ऑफ द बंगाल। दीवान ऑफ द बंगाल मतलब कि वो जो रिवेन्यू अब है वो सारा कौन कंट्रोल करेंगे, कौन कलेक्ट करेंगे? रॉबर्ट क्लाइव। ये तो सोने पे सुहागा वाली बात कर दी थी मुगल एम्परर्स ने। सो द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली टू प्लेस इन द रॉबर्ट क्लाइव टेंट। ये जो इवेंट था वो रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में ही हुआ था, जिसमें कुछ इंग्लिश मैन और इंडियंस भी मौजूद थे एज अ विटनेस कि हाँ हमने इनको दिया है, और इसलिए कि हाँ हमने भी इनसे जो दीवानी है वो एक्सेप्ट की है, ली है। तो ये पेंटिंग जो है वो एक बताती है कि ये एक बहुत ही बड़ा मैजेस्टिक ओकेजन था, किनके लिए? क्लाइव के लिए भी एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी। ये दोनों के लिए बहुत ही बड़ा इवेंट था। इसीलिए क्लाइव ने कहा था पेंटर को कि आप इस पेंटिंग को बनाइए एज अ मेमोरेबल रिकॉर्ड, कि क्लाइव की लाइफ में भी ये बहुत अच्छा रिकॉर्ड था, रिकॉर्ड के मेमोरेबल इवेंट था, और ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के उसमें भी। सो एज दीवान कंपनी जो थी अब क्या बन गई थी? चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी। दीवान के बीच में जैसे कि जो फाइनेंशियल काम थे सारे वो कौन संभालेगी? अभी कंपनी। तो ये अब कंपनी के ऊपर प्रेशर आ गया था कि वो कैसे ऑर्गेनाइज करती है रिवेन्यू को अलग अलग रिसोर्सेज से। तो अब कंपनी दिस हैड टू बी डन इन अ वे दैट they could eat enough revenue to meet the growing expansion of the company। अब कंपनी को इस तरीके से करना था रिवेन्यू को कि उनको उससे बहुत ज़्यादा मुनाफा भी हो जाए और उनकी जो बढ़ती हुई डिमांड्स हैं वो भी फुलफिल हो जाए। सो अ ट्रेडिंग कंपनी हैज़ ऑल्सो टू इंश्योर दैट इट कुड बाय द प्रोडक्ट इट नीडेड एंड सेल व्हाट इट वांट। और ये जो आई तो ट्रेडिंग कंपनी ही थी ना, जो हमारे वहाँ पे हमारी जो टेरिटरी थी उसको कॉन्कर करके बैठ गई थी। आए तो ये ट्रेड करनी थी, आपको भूलना नहीं है, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा बच्चा अच्छे से। तो ये जो ट्रेडिंग कंपनी थी विच मीन्स द ब्रिटिश कंपनी जो थी, अब उसको देखना था, इंश्योर करना था कि उसको क्या क्या चीज़ें खरीदनी है और किन किन चीज़ों को सेल करना है जो वो चाहती है। तो ओवर द ईयर कंपनी ऑल्सो लर्न दैट इट हैड टू बी मूव विद सम कॉस्ट। अब इतने सालों से जो हमारी कंपनी है, 1600 में हमारी कंपनी आई थी, अब 1765 आ गया ना, हाँ 1765 जो आ गया। तो इतने सालों में कंपनी ने सीख लिया था कि उनको अब फूट फूट के कदम रखने पड़ेंगे, क्योंकि उनको ये भी पता था कि जो लड़ाइयाँ हुई हैं उनकी अलग अलग रूलर्स के साथ, तो वो कहीं अभी फिर से ना हो जाए, उनका ये जो अभी उनके हाथ में इतनी बड़ी पावर जो है वो आई है, वो कहीं हाथों से चली ना जाए। सो बीइंग एन एलियन पावर क्यों कहा गया इनको? एलियन पावर क्यों कहा गया इनको? क्योंकि ये बाहर की कंट्री से हमारी कंट्री में रूल करने आए थे। इट नीडेड टू पैसिफाई दोज हु इन द पास्ट हैड रूल द कंट्री साइड। तो अब उनको क्या करना था, इसलिए उनको जो अभी प्रेजेंट रूलर्स थे जो कंट्री साइड में रूल करते थे उनको कंट्रोल करना था और इन्जॉय करनी थी अपनी ठाठ बाट से ज़िंदगी और प्रॉफिट कमाना था। अब वो ये नहीं चाहते थे कि उनको वो निकाल दें, जैसे कि अगर ये है, इसका रूलर है ये इंसान,
ये नहीं चाहते थे कि इसको हटा के वो खुद आ जाएँ, बल्कि ये चाहते थे कि इसको हम क्या कर दें, दबाए रखें। ये हमारे कंट्रोल में आ जाए फुली। एलिमिनेट नहीं करना चाहते थे, दे कुड नॉट बी एंटायरली एलिमिनेटेड, बट उनको उसकी पावर जो थी वो कंट्रोल करनी थी। अब वो ब्रिटिश इंडिया जो थी वो कैसे करती इसको, अब इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपना जो रिवेन्यू है वो बढ़ाया, किसको उसको उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया, लोगों के कैसे जो राइट्स हैं उनको चेंज किया और कैसे प्रोड्यूस की क्रॉप जैसी वो चाहते थे। तो इस चैप्टर में हम सारा यही पढ़ेंगे। अब रिवेन्यू फॉर द कंपनी, द कंपनी हैड नाउ बिकम द दीवान। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी अभी दीवान बन गई थी, बट इट स्टिल सॉ इटसेल्फ प्राइमरी एज अ ट्रेडर। बट वो खुद को एज अ किंग या फिर एज अ रूलर नहीं देखना चाहती थी, वो खुद को बोलना चाहती थी कि भाई हम तो ट्रेड करने आए हैं, हम तो ट्रेड करने आए हैं। इट wanted large revenue income but as was unwilling to set up any regular system to of assessment and collection। वो चाहती तो थी कि उसको रिवेन्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिले, उसको प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हो, बट वो ये नहीं चाहती थी कि वो कोई ऐसा सिस्टम जो है वो सेटअप कर दे रिवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए। सो द एफर्ट वॉज टू इंक्रीज द रिवेन्यू एज मच एज इट कुड एंड बाय फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लोथ एज चीपली एज पॉसिबल। उनका क्या था कि रिवेन्यू भी इंक्रीज हो जाए और जो कॉटन और सिल्क वो लेती है इंडियन से, वो उतने सस्ते दामों पे ले जितना हो सकता है। अगर कोई चीज़ 50 रुपए की है तो वो इतना कम करवा के ले कि वो 20 की या फिर 15 तक की खरीद ले। तो देखिए कितना 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 ज़्यादा वो अपना मुनाफा देखती थी और कितना दूसरे बंदे को नुकसान पहुंचाती थी। तो 5 साल बाद जो वैल्यू ऑफ गुड ब्रॉड बाय कंपनी इन बंगाल डबल्ड। तो जो जो कंपनी है वो बंगाल से लेती थी उसकी वैल्यू जो थी वो डबल हो गई थी। बिफोर 1865 के पहले कंपनी हैड परचेज गुड इन इंडिया। क्या करती थी, इंडिया से गुड्स तो लेती थी बट उनको गोल्ड और सिल्वर देती थी, विच मीन्स ये इंडिया है, ये ब्रिटिश है, विच मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी लगा लो आपकी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है और ये है इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी से सामान लेती थी गुड्स और उनको क्या देती थी, गोल्ड और सिल्वर, ये उनको देती थी और उनसे सामान लेती थी। अब वो जो रिवेन्यू कलेक्टर बन चुकी है तो अब वो क्या करती थी, उन्हीं के पैसों से सामान उनसे ले लेती थी। इंडियंस ने इनको क्या दिए, रिवेन्यू दिया, कोई गोल्ड सिल्वर नहीं आएगा, ये हमने चैप्टर 2 में भी देखा था। अब उनके पैसों से ही उनसे सामान जो है वो खरीद लेती थी। तो ये क्लियर हो गया था कि अब जो बंगाल की इकॉनमी है वो बहुत बड़ा क्राइसिस फेस करेगी, क्योंकि लोगों के पास अभी पैसे ही नहीं बचते थे कि वो किस तरीके से क्या करें, अपनी जो फसलें हैं वो उगाए। तो आर्टिस्ट जो थे वो विलेज छोड़ के भागने लगे, क्योंकि उनको फोर्स किया जाता था वो लो से लो प्राइसेस पे अपना जो सामान है वो कंपनी को दें। अब कोई अपना इतना नुकसान तो नहीं करवाएगा। अगर कोई चीज़ 50 रुपए की वो बेच रहा है, अगर उसको 40 रुपए तक लेते हैं तो 10 रुपए का वो नुकसान सह लेगा। बट अगर आप वही जो चीज़ है 50 रुपए की उसको 15 रुपए में लेते हो तो इतना नुकसान तो भैया कोई नहीं सहेगा। तो इसीलिए वो आर्टिस्ट जो थे वो विलेज छोड़ के ही भागने शुरू हो गए। पीजेंट्स जो थे वो इनको रिवेन्यू ही नहीं पे कर पाते थे, क्योंकि डिमांड जो थी वो रिवेन्यू की बहुत ज़्यादा थी। ईस्ट इंडियन कंपनी उनको पैसे देती ही नहीं थी। अगर ईस्ट इंडियन कंपनी ही उनको पैसे नहीं देगी तो वो रिवेन्यू कैसे पे करेंगे। आर्टिसनल प्रोडक्ट वॉज इन डिक्लाइन, एग्रीकल्चर कल्टिवेशन शोज साइन ऑफ कोलैप्स। ये बिल्कुल एग्रीकल्चर कल्टिवेशन ख़त्म होने पे आ गया था। आर्टिसनल्स के जो प्रोडक्ट्स थे वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन में जा रहे थे। तो इन 70 में एक फेमाइन आई थी, एक ऐसी भुखमरी आई थी जिसने 10 मिलियन लोगों के, यू डोंट इवन इमेजिन कि कितना बड़ा नुकसान हुआ था इंडियंस का उस समय पे। 1/3 पॉपुलेशन जो थी बंगाल में वो सारी की सारी वॉश्ड आउट हो गई, विप्ड आउट हो गई, क्योंकि 10 मिलियन लोग जो हैं वो मारे गए थे इस भुखमरी के अंदर। ब्रिटिशर्स बहुत प्रॉफिट के लिए अपना रिवेन्यू ज़्यादा करते जाते थे इंडियंस से। जब जब वो अब वही तो सामान लेते हैं इंडियन से, कोई और थोड़ी लेता है। अब वही इंडियंस को पैसे नहीं देते हैं तो वो कंपनी को कैसे जो है रिवेन्यू पे करेंगे। तो द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, फिर उन्होंने सोचा कि अगर एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर पे ही बात आएगी। सारे जो थे वो चले गए थे, अब लैंड ही बची थी उनके पास,
जिससे वो ज़्यादा इस पे ग्रो करे और अपना जो है मुनाफा कमाएँ। तो इन द इकोनॉमी वाज़ इन रूइन सॉरी इफ द इकोनॉमी वाज़ इन रूइन could the company be certain of its revenues income? Most company officials begin to feel that the investment in land has to be encouraged and agriculture has to be improved. कुछ जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उनको लगता था कि अगर हम लैंड पे इन्वेस्ट करेंगे ना, तो लैंड तो कुछ ना कुछ तो हमें देगी ही देगी, और हम उनसे जब खरीदेंगे, जब वो बेचेंगे इंडियंस, तो फिर वो हमें रिवेन्यू भी दे पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जो एग्रीकल्चर है उसको ही इम्प्रूव करते हैं। अब उन्होंने ये किया कैसे? सो आफ्टर 2 डिकेड्स ऑफ डिबेट ऑन द क्वेश्चन, 20 साल की डिबेट डिबूट के बाद कंपनी ने फाइनली कंपनी ने क्या किया, एक फैसला लिया कि वो इंट्रोड्यूस कर रही है परमानेंट सेटलमेंट्स इन बंगाल। अब यहाँ आएगी आपकी पेंसिल यूज़ में, अंडरलाइन कर दीजिए इसको। मैं तो कहती हूँ कि डबल अंडरलाइन कर लीजिए, इस पे बहुत से 2 स्टार बना लीजिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आएगा ही आएगा। परमानेंट सेटलमेंट जो है वो इन्होंने बंगाल में लगा दी 1793 में। 1793 में इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में लगा दी। किसने लगाई? तब कौन था गवर्नर जनरल? चार्ल्स कॉर्नवेलिस जो थे, उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में इन 1793 में लगा दी। तो आपको ये भी आ सकता है कि ये किसने लगाई, और आपको ये भी आ सकता है कि ये सबसे पहले कहाँ पे लगी। तो इसमें क्या था कि जो राजा जो तालुकदार थे ना, वो अब काम करेंगे एज ए ज़मींदार। ये नहीं कि वो लैंड को होल्ड करेंगे या लैंड को कंट्रोल करेंगे, भाई साहब नहीं, वो कलेक्ट करेंगे रिवेन्यू फ्रॉम द पीपल। अब वो क्या करेंगे? लोगों से रिवेन्यू कलेक्ट करेंगे। उनको कहा गया था कि आपको रिवेन्यू कलेक्ट करना है लोगों से और पीजेंट से, और बाद में किसको पे करना है? टू द कंपनी। एंड द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स्ड परमानेंटली। और उन्होंने कह दिया कि हम वो कर रहे हैं, प्रॉमिस करते हैं कि जो अमाउंट है वो फिक्स्ड रहेगा। अगर हम कह रहे हैं कि 100 रुपया हमें आपसे लेना है, 100 रुपीज़ आपको हमें रिवेन्यू देना है, तो ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये परमानेंटली फिक्स्ड रहेगा, ना ही इंक्रीज़ होगा ना ही डिक्रीज़ होगा इन द फ्यूचर। इट वॉज फेल्ट दैट इट कुड इंश्योर अ रेगुलर फ्लो। तो ब्रिटिश लोगों को क्या लगा कि इससे रेगुलर फ्लो भी रहेगा और ज़मींदार जो हैं वो भी इन्वेस्ट करेंगे अपनी लैंड पे। उनको बेसिकली ये लग रहा था कि अगर हम फिक्स कर देंगे तो इससे क्या होगा कि लोग हमें हमें रिवेन्यू देते रहेंगे, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये पीस ऑफ लैंड है। मान लीजिए उनका मानना ये था कि अगर इसमें से अब इस बार उसको 100 रुपया मिलता है और वो हमें 100 रुपये का 100 रुपया दे देता है एज अ रिवेन्यू, हमें तो रिवेन्यू मिल रहा है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या खाता है क्या नहीं खाता है, वो चाहे जिए या मरे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो रिवेन्यू आना चाहिए। हमें रिवेन्यू भी आ जाता है, और अगर अगली बार उसको इसी खेत से 200 की, या फिर इसी खेत से अगर उसको 500 रुपये का मुनाफा होता है, तो उसको देना फिर भी हमें 100 रुपया ही है, 400 रुपया उसके पास बच जाएगा। तो वो इनकरेज हो जाएगा, अगला जो बंदा है, जो फार्मर है, वो बहुत ज़्यादा इनकरेज हो जाएगा कि वो और ज़्यादा इस पे इन्वेस्ट करे, और ज़्यादा उनको लगा था कि इससे फ़ायदा हो जाएगा, उन लोगों का भी और हमारा भी फ़ायदा इससे हो जाएगा। बट ऐसा हुआ ही नहीं था। अब देखते हैं प्रॉब्लम कि इसमें क्या प्रॉब्लम आई थी। परमानेंट सेटलमेंट अब बहुत सी प्रॉब्लम्स लाई, क्योंकि कंपनी ऑफिशियल्स ने डिस्कवर किया था दैट द ज़मींदार वर इन फैक्ट नॉट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द लैंड। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो इन ज़मींदार हैं वो नहीं करेंगे अपनी लैंड पे इन्वेस्ट, क्योंकि अगर वो रेवेन्यू देने में फेल हो जाते हैं, उनकी जो लैंड है वो कौन ले लेगा? कंपनी ले लेगी। अभी मैं आपको यहाँ पे लाइन टू लाइन पढ़ के बताती हूँ, आप पहले यहाँ पे ध्यान दो। द रेवेन्यू दैट हैज़ बीन फिक्स्ड वॉज सो हाई दैट द ज़मींदार फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे। अब 3 बंदे हैं यहाँ पे, 3 बंदों का रोल है इसमें, और किसी का भी रोल नहीं है। ये है लोग, पीपल, ज़मींदार और कंपनी। ठीक है, ये 3 बंदे हैं। ज़मींदार को कंपनी को दे रहे हैं पैसे, ज़मींदार खुद के जेब में से तो नहीं देगा ना, लोग उसको पैसे देंगे तो वो कंपनी को देगा। अब डिमांड इतनी ज़्यादा हाई थी कि ये लोग ज़मींदार को पैसे ही नहीं दे रहे थे, तो वो अगला बंदा यहाँ पे कुछ दे ही नहीं पाता था। तो अब अगर ये उन कंपनी का लोगों के साथ कोई नहीं था, उनका था इसके साथ, वो इनको कह सकते थे। तो अब कंपनी ने क्या कहा था ज़मींदार को कि अगर तुम फेल हो जाते हो हमें रिवेन्यू देना, तुम्हारी जो लैंड है हम उसको ऑक्शन पे लगा देंगे, बोली हम उसको बेचेंगे, एज अ बोनी लगाते हैं ना जैसे, वैसे हम उसको बेच देंगे। अब रिवेन्यू इतना ज़्यादा था कि ज़मींदार बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था उनके लिए कि वो रिवेन्यू को पे करे, क्योंकि अब जो लोग देंगे तो वही वो देंगे ना। सो अब एनीवन हु फेल्ड, अंडरलाइन दिस,
एनीवन आपको आ सकता है कि ये रीजंस क्या थे, प्रॉब्लम क्यों हुई थी, तो आपको लिखना है बिकॉज द रिवेन्यू डिमांड वाज वेरी हाई एंड ज़मींदार फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे। और अगर कोई फेल हो जाता है रिवेन्यू डिमांड देने से तो क्या हो जाती थी, उनकी जो लैंड है वो ऑक्शन पे लग जाती थी बाय द कंपनी, उसको बोली पे लगा देती थी कंपनी, उसको बेच देती थी। तो बहुत से ज़मींदार की भी जो लैंड थी वो बिक गई थी ऐसे ही। तो द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी में सिचुएशन चेंज्ड, बट द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी सिचुएशन चेंज, जो प्राइस थे मार्केट में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए और कल्टीवेशन स्लोली एक्सपैंडेड। अब जो धीरे धीरे जो कल्टीवेशन थी वो भी एक्सपैंड हो रही थी। इसका मतलब ये है, इट मीन्स एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द ज़मींदार बट नो गेन फॉर द कंपनी सिंस इट कुड नॉट इंक्रीज द रिवेन्यू डिमांड। इसका मतलब ये था कि इस बंदे को बेशक 500 रुपया मिलता है, पहले इसको 200 रुपया मिलता था, इसको 200 रुपये का फ़ायदा होता था, बट अब इसको 500 रुपये का फ़ायदा होता है। बट कंपनी इसमें से कुछ नहीं कर सकती, उसको 200 का फ़ायदा हो या 1000 रुपये का फ़ायदा हो या 3000 का फ़ायदा हो, क्योंकि कंपनी को तो सिर्फ 100 रुपया ही पे करना है। ज़मींदार को इससे फ़ायदा होता था, लोगों को इससे फ़ायदा होता था, बट कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं होता था इससे, क्योंकि कंपनी का जो टैक्स था, जो रिवेन्यू, मेनली जो रिवेन्यू था वो क्या था, परमानेंटली फिक्स था। एंड इवन देन द ज़मींदार डिड नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। ज़मींदार फिर भी अपनी लैंड पे इन्वेस्ट नहीं करते थे, क्योंकि तब तक बहुत से ज़मींदार ऐसे थे जिनकी लैंड जो है वो ऑक्शन हो चुकी थी, उनसे छिन चुकी थी। तो उनको लगता था कि अगर वो अपनी ज़मीन पे थोड़ा भी इन्वेस्ट करेंगे उसको, तो कहीं उनकी ज़मीन उनसे छिन गई तो ये तो भाई उनके लिए नुकसानदायक हो जाएगा, तो इसलिए वो इन्वेस्ट ही नहीं करते। सो ऑन द अदर हैंड इन द विलेज द कल्टिवेटर फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव। लेकिन जो कल्टिवेटर्स थे विलेज में, उनको बहुत ही ज़्यादा ऑप्रेसिव लगता था ये सिस्टम, क्योंकि द रेंट ही पे टू द ज़मींदार्स वर हाई एंड हिज राइट ऑन द लैंड वॉज इनसिक्योर। तो जो ज़मींदार को वो टैक्स देते थे वो बहुत ज़्यादा हाई होता था और उनका जो राइट था लैंड पे वो भी इनसिक्योर था। सो टू पे द रेंट ही हैड टू ऑफन टेक अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर। तो रेंट पे करने के लिए कभी कभी उनके पास इतना भी नहीं होता था, कि उनके पास 100 रुपया भी नहीं होता था उनको पे करने के लिए, तो वो फिर मनी लेंडर से लोन ले लेते थे, और जब वो फेल होते थे तो जो उनकी लैंड है वो ले लेता था मनी लेंडर उनसे। तो अब एक न्यू सिस्टम इज डिवाइड, एक नया सिस्टम आया। बट ये सिस्टम 19th सेंचुरी में कहाँ पे आया था, ये सिस्टम जो है वो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस ऑफ बंगाल में, विच मीन्स द उत्तर प्रदेश में ये जो सिस्टम है ये आया था। तो क्या था मैं बताती हूँ आपको। सो बाय द अर्ली 19th सेंचुरी मैनी ऑफ द कंपनी ऑफिशियल वाज कन्विंस्ड दैट द सिस्टम रिवेन्यू हैज़ टू बी चेंज्ड अगेन। उनको लगा कि ये जो सिस्टम है ना रिवेन्यू वाला, इसको चेंज करना चाहिए। हाउ कुड रिवेन्यू बी फिक्स्ड परमानेंटली, कैसे रिवेन्यू फिक्स्ड रह सकता है परमानेंटली। व्हेन कंपनी नीडेड फॉर मोर मनी, कंपनी को ज़्यादा मनी चाहिए फुलफिल करने के लिए अपनी जो उनकी जो डिमांड्स हैं, बट पैसे ही भाई 100 रुपया रखा है उन्होंने, अब ये परमानेंटली तो फिक्स नहीं हो सकता ना। तो क्या हुआ, इन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस ऑफ बंगाल विच मीन्स द यूपी एंड इंग्लिश मैन कॉल्ड, अब नाम याद रखिएगा आपको, परमानेंट सेटलमेंट किसने लगाई थी, कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट लगाई थी। अब ये जो न्यू सिस्टम आता है ये किसने लगाया, हॉल्ट मैकेंजी ने। इन्होंने 1822 में एक जो सिस्टम था उसको इफेक्ट में लागू में लाया। उनको लगता था कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडियन सोसाइटी में, कौन, सोशल इंस्टीट्यूशंस इंडियन सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और उनको ज़रूरत है प्रिजर्व करके रखने की, किनको, विलेजेस को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है। विलेजेस में ज़्यादा लैंड है और लैंड से बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। ये थी उनकी चालाकी बेसिकली जो थी। अंडर हिज डायरेक्शंस कंट्रैक्टर वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज। अब उसकी डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन के अंडर, नाम याद रखिए बेटा, अंडरलाइन कर लीजिए, हॉल्ट मैकेंजी। इनकी डायरेक्शन के अंदर जो कलेक्टर्स थे वो विलेज टू विलेज जाते थे, लैंड को इंस्पेक्ट करते थे, मेजर करते थे फील्ड को, और रिकॉग्नाइज करते थे क्या कस्टम्स हैं, क्या राइट्स हैं अलग अलग ग्रुप्स के। अब क्या उन्होंने किया, द एस्टिमेटेड रिवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन अ विलेज, विलेज है पूरी, इसका रिवेन्यू देते हैं वो 100 रुपया, ठीक है। अब जितनी जितनी लैंड जिस जिसके अंडर है उसको मेजर करके उसका भी अलग निकालेंगे, फिर उसको प्लस कर देंगे, फिर टोटल उनको पे करना है। ये थी उनकी चालाकी। अब क्या करते थे वो, इंग्लिश में देखिए, अंडरलाइन करते चलिए साथ साथ। द एस्टिमेटेड रिवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन अ विलेज वॉज एडेड अप टू द कैलकुलेट द रिवेन्यू दैट ईच विलेज हैज़ टू पे। हर एक प्लॉट का जो रिवेन्यू है उसको ऐड करेंगे, जो टोटल विलेज पे करती है पूरी उसमें ऐड करेंगे, फिर उनको जो है वो पे करना पड़ेगा। विलेजेस को कहते हैं महल, क्या कहते हैं, महल।
ठीक है। सो दिस डिमांड वॉज टू बी रिवाइज्ड पीरियोडिकली, नॉट परमानेंटली फिक्स्ड। ये वो चेंज चाहें तो वो कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि ये परमानेंट नहीं है। सो द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वॉज गिवन टू द विलेज हेडमास्टर रेदर देन द जमींदार्स। परमानेंट सेटलमेंट में किसको दिया था उन्होंने, जमींदार को, बट इसमें किसको दिया उन्होंने, हेडमास्टर, हेडमैन को जो है विलेज के, उनको दिया, ज़मींदार को नहीं दिया कि आप कलेक्ट करके हमें देंगे, नहीं। सो इसलिए इस सिस्टम को क्या कहते हैं, महलवारी सिस्टम, और परमानेंट सेटलमेंट को कहते हैं ज़मींदारी सिस्टम। सो द अब है नेक्स्ट वाला द मुनरो सिस्टम। अब ये भी सिस्टम था एक अलग, 3 सिस्टम है बेसिकली। फर्स्ट इज परमानेंट सेटलमेंट विच इज़ ज़मींदारी सिस्टम, सेकेंड वन इज़ महलवारी सिस्टम, एंड थर्ड वन इज़ रियोतवाड़ी सिस्टम। तो ये 3 सिस्टम है, आपको याद रखना है इन सिस्टम में क्या क्या था, क्योंकि फर्स्ट 2 मैंने आपको बता दिया अभी, महलवारी और ज़मींदारी। इसमें नाम याद रखिए, ये कौन करता था, ज़मींदार करते थे कलेक्ट, ये कौन करता था, महलवारी करते थे। ये परमानेंटली फिक्स्ड था, ये फिक्स्ड नहीं था। ऐसे आपको इसको याद करना है कि परमानेंट सेटलमेंट को किसने, कॉर्नवालिस ने, और इसको मैकेंजी ने। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब है मुनरो सिस्टम इन द ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ द सर्दर्न पार्ट में। अब ये चीज़ हुई, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट वहाँ पे भी लोगों को पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने एक न्यू सिस्टम निकाला जिसको उन्होंने कहा रियोतवाड़ी सिस्टम। अब इस सिस्टम को छोटे पैगाम पे अलेक्जेंडर रेडी ने इम्पोज करवाया, बट ये किसने डेवलप किया था, थॉमस मुनरो ने। इनकी पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ही इज़ द ओनली पर्सन जिसने ये जो चीज़ थी इसको इंट्रोड्यूस किया, जिसको डेवलप किया। तो फिर बाद में ये जो पूरा जो सिस्टम था वो पूरे साउथ इंडिया में क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया। अब रीड और मुनरो को लगता था दैट द साउथ देयर वॉज नो ट्रेडिशनल ज़मींदार, कि साउथ वाली तरफ कोई भी ट्रेडिशनल ज़मींदार नहीं है। सो सेटलमेंट किसको देनी चाहिए, उन्हीं लोगों को जो कल्टीवेट करते हैं अपने लैंड को, विच मीन्स द रियोत। याद रखिएगा बच्चा, रियोत किसको कहते हैं, द कल्टीवेटर्स। यही जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, याद रखने वाली होती हैं, जो फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन जो अपनी जो लैंड है उसको कल्टीवेट कर रहे हैं, उनको ही, उनसे ही हम डायरेक्टली क्या लेंगे, रेवेन्यू ले लेंगे। तो उनकी फील्ड्स, देयर फील्ड हैज़ टू बी केयरफुली एंड सेपरेटली सर्वेड बिफोर द रेवेन्यू असेसमेंट वाज मेड। उसको अलग अलग उन्होंने क्या किया, सेपरेटली और केयरफुली उन्होंने क्या किया, एग्जामाइन किया, देखा, पहचाना, और तब उसके बाद उन्होंने जो रेवेन्यू था उसको रख दिया। मुनरो थॉट दैट द ब्रिटिश शुड एक्ट एज अ पैटर्नल फादर फिगर प्रोटेक्टिंग द रियोट्स अंडर देयर चार्ज। उनको लगता था ब्रिटिशर्स को, मेनली किसको, मुनरो को लगता था कि ये क्या लोगों के लिए, जो रियोट्स हैं उनके लिए ये कैसे काम करेंगे, एज अ फादर फिगर। बट ऐसा हुआ ही नहीं, ऑल वॉज नॉट वेल। कुछ ही सालों बाद ये जो न्यू सिस्टम्स इन्होंने इम्पोज किए थे ना, वो सारे के सारे ख़त्म होने पे तुले हुए थे, ख़त्म होने पे आ गए थे। डिवाइंड बाय द डिज़ायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम द लैंड, रेवेन्यू ऑफिशियल फिक्स टू हायर रेवेन्यू डिमांड, पीजेंट्स वर अनेबल टू पे। अपना मुनाफा देखने के लिए इतना ज़्यादा टैक्स उनसे लेते थे। अगर इतना आज टैक्स है, कल इतना बढ़ा देते थे, परसों इतना बढ़ा देते थे। भाई लोग कहाँ से देंगे, पीजेंट्स दे ही नहीं पाते थे, कंट्री छोड़ के कल्टीवेटर्स भाग रहे थे, विलेजेस जो थी वो एज अ डेजर्टेड रीजन में चेंज हो रही थी। ऑप्टिमिस्टिक जो कि थोड़े थोड़े इंटेलिजेंट लोग थे, जो अच्छे ऑफिशियल्स थे, उनको लगा था कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा कि हम न्यू सिस्टम लाएं, इसीलिए उन्होंने ये न्यू सिस्टम लाए। बट ऐसा हुआ ही नहीं, ये उल्टा उनके ऊपर क्या हो गया, एक बोलते ना कि वो किसी और के लिए कुआं खोदोगे तो खुद ही उस कुएं में गिर जाओगे। यही बात होगी किनके लिए, कंपनी वालों के लिए। खुद का प्रॉफिट कमाना चाहते थे, दूसरों को नीचा दिखा के, दूसरों के साथ बुरा करके खुद के साथ ही बुरा हो गया, लोग भाग ही गए। अब यहाँ पे आती हैं क्रॉप्स फॉर यूरोप। अब क्रॉप फॉर यूरोप जो है वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो है वो इससे अलग हटके टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेनली। तो इस चैप्टर की ये जो फर्स्ट वीडियो है ये मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे बताइए कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे पूछिए, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स जो इसके इंपॉर्टेंट या 1 मार्क का जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो इसके आपको बताऊँ, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूँगी। आप मुझे कमेंट में एक बार बता दीजिएगा। तो हमने इसमें बहुत कुछ कवर कर लिया है, मेनली एक पार्ट जो है हमने कवर कर लिया है इसमें, इस चैप्टर का। तो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज़ वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।